चौहान, राजनीतिक विश्लेषक। 2024 का लोकसभा चुनाव अब एक किस्म से चरम सीमा पर है। 25 मई को वोट डाले जाएंगे और हमारा जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है इसमें 25.5 लाख से भी ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतदाता गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से है, क्योंकि यहाँ 4.5 लाख प्रवासी वोटर हैं गुड़गांव और बादशाहपुर में। क्योंकि गुड़गांव एक किस्म से मल्टी मिलेनियम सिटी के रूप में डेवलप हुआ है, तो पूरे देश भर से और विदेशी कंपनियां भी और वहाँ लोग भी, मजदूर तबका जो है वो तो अपने बिहार में, यूपी में, एमपी में उनकी वोट अपनी जगह है, वो वोट डालने वहाँ। लेकिन जो कंपनी के बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं और जो खुद एंटरप्रेन्योर हैं, उनका वोट जो है वो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में है, बादशाहपुर और गुड़गांव विधानसभा में, सोहना में भी, मानेसर में भी। तो इस वजह से यहाँ मतदाताओं का काफ़ी वो है, लगभग 18% के करीब अहीर मतदाता हैं और 1% कम 17% के करीब यहाँ पर मुस्लिम मेव मतदाता हैं। और एससी की जितनी एक किस्म से हमारे हरियाणा की पोर्टल व्यवस्था में एससी, बीसी, ओबीसी का एक किस्म से आंकड़ा सामने आया। जातिगत जनगणना तो हो नहीं रही, लेकिन हरियाणा में पोर्टल सिस्टम से एससी, बीसी, ओबीसी की गणना सामने आई है। 51% एससी और बीसी ओबीसी है, 49% जनरल कैटेगरी है। तो एससी की पॉपुलेशन 18% से 22% तक हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में है। तो हमारे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में भी 18% के करीब एससी मतदाता भी हैं। अब क्योंकि 18% यादव अहीर मतदाता हैं, तो बीसी ओबीसी का टोटल परसेंटेज वो 27-28 के करीब है। तो 9% के करीब अदर जो बीसी ओबीसी कैटेगरी है उसकी वोट भी है, जिसमें गुजर, माली, सैनी, मतलब सुनार, मतलब इस तरह का तबका उसमें शुमार है। फिर पंजाबी मतदाताओं की काफ़ी संख्या है, तो 9% के करीब पंजाबी मतदाता भी हमारे गुड़गांव हलके में विराजमान है। गुड़गांव शहर हुआ, बादशाहपुर हुआ, सोहना हुआ और आपके रेवाड़ी हुआ, रेवाड़ी के और पटौदी, कुछ देहात में भी, बावड़ में भी पंजाबी मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाता, जाट मतदाता, राजपूत मतदाता, ये भी तीनों 8% के करीब इस लोकसभा क्षेत्र में है। वैश्य मतदाता वो 5% के करीब यहाँ है। सिख, जैन और इस तरह से जो अदर माइनॉरिटीज हैं, बिश्नोई भी कुछ हैं यहाँ, तो वो भी 2% के करीब, मतलब इस तरह से 100% का हमारा आंकड़ा इस सीट पर बढ़ता है। तो कांग्रेस ने काफ़ी देर कर दी टिकट डिक्लेयर करने में, लेकिन जब डिक्लेयर करी तो राज बब्बर नाम है उसका, राजनीति में भी पहचान है, सामाजिक लाइफ में भी, और युवाओं के लिए फिल्म एक्टर होने के नाते, 5 बार का सांसद होने के नाते उसकी एक जान पहचान है। और जो अब चीज़ें धीरे धीरे निकल के आ रही हैं
उसकी रिश्तेदारी बच्चों की, उसकी बेटियां यादवों में भी मैरिड हैं, सोनियों में भी मैरिड है, मतलब एक मिक्स कल्चर है। उसकी वाइफ जो है वो मोहम्मडन है, नादिरा। तो डे बाय डे जो अब हालात बन रहे हैं, आज की तारीख में 20 मई को जो चुनाव डिक्लेयर होने के टाइम पर राव इंदरजीत सिंह की सबसे सेफ सीट मानी जाती थी हरियाणा में बीजेपी की, और एक तरफा माहौल था कि कोई भी आ जाओ, यहां से लाखों में जीत राव इंदरजीत सिंह की हुई होगी। आज 20 मई को मुकाबले में आके खड़ा हो गया है राज बब्बर। अब आने वाले टाइम में आने वाला हर एक दिन बड़ी कश्मकश का रहेगा दोनों उम्मीदवारों के लिए। तो आज की तारीख में ये पोजीशन आकर खड़ी हो गई है। नहीं, बिल्कुल, देखो यही मैं कह रहा हूं कि हर दिन जो है वो जैसे मार्केट का सेंसेक्स और निफ्टी अप डाउन होते हैं, इस तरह से अब क्योंकि कांग्रेस में संगठन नहीं है, और आज से नहीं है, मतलब 10 साल से भी ज्यादा हो गया है। कांग्रेस में गुटबाजी है, बीजेपी एक कैडर की पार्टी है। तो जहां तक कांग्रेस के संगठन ना होने का खामियाजा कांग्रेस को हो रहा था, कहीं ना कहीं हो भी रहा है, उसमें कांग्रेस ने एक किस्म से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री के आगे सरेंडर कर दिया। तो अब एक किस्म से फुल कमांड जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है। तो वो संगठन की जो कमी थी ना, अब क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल तक हरियाणा में राज किया है, एक छत्र राज किया है, तो अब कहीं ना कहीं जब एक कमांड उसको मिल गई है, फ्री हैंड मिल गया है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा में एक किस्म से अपनी रैलियां और वो जोर शोर से कमांड संभाल ली है। दूसरी ये है कि भाई अब सरकार भी, मतलब ये जुगाड़ से सरकार चल रही थी 19 के बाद, जजपा से गठबंधन टूट गया, जजपा के 10 एमएलए वो खुद टूट गए, निर्दलियों के सहारे सरकार चल रही थी, निर्दलीय 2 फाड़ हो गए हैं। तो इस समीकरण को देखते हुए लोगों की निगाह लोकसभा चुनाव से ज्यादा अब हरियाणा विधानसभा का हो सकता है। 4 जून को रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा ये लोकसभा का, उसके इमीडिएट बाद भी विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर मोदी गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो एजेंडा भी पारित किया जा सकता है, वरना सितंबर अक्टूबर में तो चुनाव हरियाणा में होने ही है। जहां तक बीजेपी के संगठन की बात है, अब 10 लोकसभा सीटों में से 6 दल बदलू कांग्रेसी ही तो उन्होंने, बीजेपी ने फिर उतार दिए मैदान में, जिसमें गुड़गांव की सीट भी शामिल है। तो गुड़गांव लोकसभा सीट में भी कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। मतलब राव इंदरजीत सिंह को बीजेपी का कैडर नहीं हजम कर पाया है, राव इंदरजीत सिंह खुद बीजेपी के उस सो कॉल्ड कैडर को नहीं अडॉप्ट कर पाए हैं। तो बीजेपी के लिए भी अब जो पिछले 5 साल की ये पोर्टल, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, ये मुसीबतें गले की फांस बने हुए हैं। तो पार्टी से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी उम्मीदवार को। तो वो चीजें डे बाय डे कैसे मुखर होके आती हैं, कौन इनको लामबंद करता है, कौन कैंडिडेट बूथ मैनेजमेंट तक अपने को मजबूत रखेगा
और कौन कैंडिडेट मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाएगा, इस बात का बहुत बड़ा असर होने वाला है। पुराना रिकॉर्ड भी हम देखें तो इन नेताओं का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। जहाँ जहाँ राहुल गांधी गया वो सीटें हारी, बाकी जीत गई। जहाँ जहाँ मोदी जी 2019 में रेवाड़ी विधानसभा में भी आए थे, फिर पार्टी हार गई। तो ये तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट, और ये मुफ्त में भी नहीं आते नेता लोग ये भी कैंडिडेट को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, पार्टी फंड में पैसा देना पड़ता है, जब जाके इनकी रैलियां होती हैं। तो रैलियों में नहीं समझता कि राव इंद्रजीत सिंह कोई रैली करवाएंगे, क्योंकि उनका अपना ही सिस्टम, वो 7वां चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब 4 बार तो वो लगातार सांसद रहे, 2 बार कांग्रेस से 2004 से और 2014 तक, 2014 से और अब 2024 तक बीजेपी के सांसद। 1998 में वो कांग्रेस की टिकट पर जीत गए थे। 1999 में कारगिल लहर में सुधा यादव ने, बीजेपी की थी, ये कांग्रेस से थे, इनको हरा दिया था। तो ये इनका 7वां चुनाव है। तो ये क्यों नेताओं की रैलियां करवाएंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, कांग्रेस के हो सकता है भाई राज बब्बर को आवश्यकता हो, तो ये जहां जहां कमजोरी महसूस करता है कैंडिडेट, वहां अपनी ये रैलियां करवाता है। देखो, मैं नहीं कहना कि अब आज से ही एक किस्म से वो काउंटडाउन शुरू है, तो ये अब रोजाना लगेगा। आज की तारीख में दोनों कैंडिडेट मुकाबले पे आ खड़े हुए। राव इंद्रजीत सिंह को भी अब पसीना बहाना पड़ रहा है और राज बब्बर को भी मेहनत करनी पड़ रही है। तो राज बब्बर के लिए प्रचारक, कल वो सचिन पायलट भी आया था और लोग भी आएंगे, तो वो कास्ट समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं अब राज बब्बर की तरफ टिल्ट होता नजर आ रहा है। मेव वोट अहीर वोट को न्यूट्रलाइज करेगा। अहीर भी, चाहे कैप्टन अजय सिंह खुद 6 बार के यहाँ से एमएलए हैं, आज बेटा एमएलए है, वो भी एमपी का चुनाव खुद लड़ चुके हैं, उनके फादर भी 3 बार के एमएलए रहे हुए हैं। तो राव बिरेंद्र सिंह की जो विरासत राव इंद्रजीत सिंह को मिली है, तो ऐसे ही कप्तान के पास भी एक विरासत है और उस चीज को वो आगे बढ़ा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह लाख चाहने के बावजूद अभी तक अपनी बेटी आरती राव को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो ये सब चीजें मैटर करेगी। पंजाबी मतदाता, एससी मतदाता, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य मतदाता, गुजर मतदाता, सैनी मतदाता, इनको कैसे कौन लामबंद करेगा। अब राजपूत मतदाता भी बीजेपी से उखड़े हुए हैं, मुखर रूप से वो बीजेपी की खिलाफत में हैं, जो कि बीजेपी का कभी कोर वोट बैंक होता था शुरू से। तो ये सब समीकरण आने वाले दिनों में, तो मुकाबला वास्तव में बहुत कांटे का हो गया है गुड़गांव लोकसभा सीट पर। मतलब, और मैं तो समझता हूं कि लाखों में नहीं, हार जीत अब हजारों में होगी। गुड़गांव में भी कोई भी जीत जाए, हजारों में बात आ चली है। और ये पब्लिक की नाराजगी, अब कहीं ना कहीं पब्लिक 10 साल के शासन से, और जिस कई बार उबाऊ हो जाता है ना। अब राव इंद्रजीत सिंह 5वीं बार लगातार, तो जो एक न्यूट्रल नई जनरेशन, नया मतदाता, मतलब वो कि भाई ये आदमी तो पहले भी था, ये आदमी तो, मतलब वो ऊब चुका है पुराने कैंडिडेट से, पुराने नेताओं से। नहीं, परिवर्तन जो एक नया है, मतलब वो आदमी चाहता है कि परिवर्तन। और अब 10 साल का टाइम, हम कहते हैं ना, ये फास्ट फूड जनरेशन है,
तो मतदाता की भी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं कि वो भी चाहता है कि हमें कुछ और मिले, हमें कुछ नया मिले। और जो मैंने बताया ना कि विधानसभा का चुनाव सिर पे, और विधानसभा में जो एक किस्म से आवाज़े खलक, आवाज़े खुदा, मतलब जो एक आवाज़ निकल के आ रही है ना गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, कि आने वाली हरियाणा में शायद कांग्रेस की सरकार, वो माहौल प्रभावित करता है युवा मतदाता। नहीं, मोदी मैजिक कहाँ तक चले? देखो, अब ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, एक 2 3 5 थे, लेकिन एक आदमी जर्मनी में बैठा, वो ध्रुव राठी, मतलब वो लाखों की तादाद में, मतलब वो युवा है, वो एक कहीं ना कहीं वो क्रेज है कि पुरानी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को, ठीक है, उनकी एक व्यापार की भी मजबूरी हो सकती है, आपने नेशनल जो सरकारी मीडिया है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के 2013 के वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जो भाषण लोगों के पास भी हैं, कि वो नरेंद्र मोदी मैजिक भी ना महंगाई पे बात कर रहा है, ना बेरोजगारी पर बात कर रहा है, ना सुरक्षा पर बात कर रहा है, ना किसान पर बात कर रहा है, ना जवान पर बात कर रहा है। ये सैनिकों की खान है, अग्निवीर, मतलब 4 साल में आपने उसको एक किस्म से खत्म कर दिया। अहीर रेजिमेंट, मतलब क्या हुआ, मतलब घड़ी कितने साल से आंदोलन चल रहा है, मतलब कि भाई वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। तो अब जो लीडर हैं वो मान लो अपनी जुबान थोड़ा सा लोब डाउन भी कर लेंगे, लेकिन आम मतदाता जो है उसके जहन में ये मुद्दे ज्वलंत हैं, और वो मतदान केंद्र में जाके जब बटन दबाएगा, जब वो क्या मूड लेके जाता है, तो ये तो मतपेटी में ही बंद रहेगा। हम और आप तो आकलन कर सकते हैं, जो चीज दिखाई दे रही है उसका एक विश्लेषण ही कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं रेवाड़ी में अपने हलके की, तो जब एक सेफ सीट फंस गई है, तो जो आवाज आ रही है, मतलब करनाल में भी, पानीपत में भी मनोहर लाल का जब विरोध हो रहा है, हिसार में, सिरसा में, कुरुक्षेत्र में, मतलब बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं लोग। जिस तरह से दिल्ली में किसानों को आने की कीलें बिछा दी थी, या वो गांव में कीलें बिछा रहे हैं, मतलब तो माहौल जो है वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत विस्फोटक स्थिति पर हो। और जैसा हरियाणा का ट्रेंड रहा है कि एक तरफा माहौल रहता है, हरियाणा का अब तक का जो इतिहास रहा है वो क्लीन स्वीप का रहा है। तो जब ये क्लीन स्वीप बीजेपी को दे सकते हैं, जब क्लीन स्वीप ये लोक दल और बीजेपी गठबंधन को दे सकते हैं, तो क्लीन स्वीप कांग्रेस आपको भी मिल सकती है 2024 में। रहेगा वोटिंग परसेंटेज का, मैं कह तो रहा हूं कि जो ये परिवर्तनशील माहौल है, मतलब तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। और जब गर्मी, लू या कैंडिडेट ही ज्यादा इंटरेस्टेड, अब ये हर दिन इस बात को नापे तो लेगा कि कैंडिडेट की कितनी मेहनत होगी, तो कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको फायदा देती है, और हाई वोटिंग परसेंटेज जो है वो सरकार के खिलाफ का इंडिकेशन होती है। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, और हर कैंडिडेट चाहता है कि वे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो, और होनी भी चाहिए, ये हम भी मानते हैं। लेकिन मैंने एक वो अवधारणा जो परसेप्शन है, क्योंकि मान लो आपने जैसे ये नारा 400 पार का दे दिया, ये इस बात पे बीजेपी मोदी भाई 400 पार के सरकार बन गई,
फिर बीजेपी का ही, मोदी समर्थक ही वो ढीला पड़ जाता है कि यार जब आ ही मोदी रहा है तो ठीक है, मेरी वोट से क्या फर्क पड़ना, 400 आ रही हैं तो 399 आ जाएंगी, एक दो कम हो जाएंगी, एक दो ज्यादा आ जाएंगी। तो ये दुधारी तलवार है, ये दुधारी चीजें हैं कि ये कब कहाँ डेंट मार दें, कुछ नहीं कह सकते। एक बड़ा सवाल है और इस बारे में क्योंकि जो चीज हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर हो तो हम कहीं कहाई सुनी सुनाई पे नहीं, आपके चैनल की भी विश्वसनीयता बनी रहे, हम वही चीज कहेंगे, कह सकते हैं। हम अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं, अगल बगल की बात कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा की बात कर सकते हैं। भारत में इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन कितनी सीट लाएगा, क्या नहीं लाएगा, ये तो समय ही बताएगा। धन्यवाद आप